हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंदर हम रीट लेवल 2 के अंदर साइंस के अंदर जो एक बायोलॉजी के अंदर एक टॉपिक दे रखा है पादपों में पोषण, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो ये पादपों में पोषण जो है कक्षा 6 के अंदर आरबीएसई की जो बुक थी पुरानी, उसके अंदर कक्षा 6 के अंदर बहुत बढ़िया ढंग से दे रखा है। तो वहाँ से आप पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से पर्याप्त है। बाकी मैं आपको कक्षा 11th में ये टॉपिक वापस रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आपको बता दूंगा। तो पादपों में पोषण जो है वो क्या होता है, देखिए आप। सबसे पहले क्या, सजीवों द्वारा अपने स्वास्थ्य और शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, हम पोषण कहते हैं। ठीक है, यह परिभाषा आप याद रखना चाहो तो ठीक है, वैसे आप जानते हो पोषण क्या होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व जो हैं वो क्या होते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा पोषक तत्व सभी क्या है, पौधे जो हैं सभी प्राणियों के लिए पोषण के स्रोत हैं। और पौधे अपना पोषण जो है मृदा में, यानी पौधों से क्या है सभी प्राणियों को पोषण मिलता है। और पौधे अपना पोषण जो है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो मृदा में उपस्थित पोषक पदार्थों से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए पोषक तत्वों को पादपों में इनकी मात्रात्मक आवश्यकता अनुसार मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से, एक तो वृहद मात्रिक पोषक तत्व है और सेकंड है हमारे पास सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। ठीक है, यानी वृहद मात्रक पोषक तत्व वे होते हैं, यहाँ पे आप पढ़ोगे इसकी परिभाषा, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि वृहद मात्रक पोषक तत्व वे तत्व हैं जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये जो है पौधों के उत्तकों में इनकी मात्रा 0.2% से 4% तक होती है। ठीक है, 4% तक हो सकती है। ठीक है, 0.2% से 4%, ये आपको ध्यान रखना है। यह आंकड़ा 0.2% से 4% जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उनको हम क्या कहते हैं, वृहद मात्रिक पोषक तत्व। ठीक है, इसमें आप ध्यान रख सकते हो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, गंधक है, ये सारे के सारे क्या हैं, वृहद मात्रक पोषक तत्व हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे वृहद मात्रक पोषक तत्वों को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं और एक द्वितीयक पोषक तत्व। ठीक है, प्राथमिक के अंदर आप देखोगे NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आता है। ठीक है, द्वितीयक पोषक तत्व में आप देखोगे कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। ठीक है, यानी सल्फर आता है इसके अंदर। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इनकी मात्रा कितनी होती है वृहद मात्रिक पोषक तत्वों की, और इनके एग्जाम्पल आपको खास तौर पे याद रखने हैं। एग्जाम्पल से आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा वृहद मात्रक पोषक तत्व है या फिर कौन सा नहीं है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको सारे के सारे एग्जाम्पल जो आपको दे रखे हैं ये याद करने पड़ेंगे। प्राथमिक तत्व क्या होते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व, तो ये आपको ये 3 तत्व आपको याद रखने हैं। द्वितीयक पोषक तत्व ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, उसके बाद आता है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। ठीक है भाई, तो इनकी क्या है, इनकी ज़्यादा मात्रा चाहिए थी पौधों को, तो इनकी क्या है, कम मात्रा पौधों को चाहिए होती है। अत्यल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, ऐसे पोषक तत्व सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इनकी कितनी मात्रा पौधों को आवश्यकता होती है, यानी जो सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व हैं। तो इनकी क्या है, पादप उत्तकों में इनकी उपस्थिति 0.02% से भी कम होती है। 0.02% से भी कम होती है, ये बात आपको ध्यान। पादपों में इनकी जो मात्रा है 0.02% से भी कम होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और किसी भी तत्व की कमी होने पर पौधे जो है रोगग्रस्त हो जाते हैं। इनमें से अगर किसी तत्व की कमी हो जाती है तो पौधों में रोग उत्पन्न हो सकता है। अगर इनका नाम आपसे पूछा जाए कि सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो जिंक, तांबा, मैग्नीज, लोहा, बोरान, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, निकल सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए पोषण के आधार पर पादपों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है वो भी आप देख लीजिए। तो पोषण के आधार पर पौधों को निम्नलिखित प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से, स्वपोषी, परजीवी, कीटभक्षी और मृतजीवी और सहजीवी। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम स्वपोषी पादप पढ़ते हैं। स्वपोषी पादप कौन कौन से होते हैं। स्वपोषी पादप में आप देखिएगा तो ये जो ऐसे पादप जो क्या है सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो काम की बातें हैं जो आपको याद रखने वाली हैं, पादपों में भोजन का कार्य जो है, भोजन निर्माण का कार्य जो है पत्तियों में होता है। कहाँ पे होता है, अभी पत्तियों में होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपसे पूछा जाए कि पादपों में भोजन कहाँ पे बनता है, तो कहाँ पे बनता है, पत्तियों में बनता है। पत्तियों की सतह पर अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र। ठीक है भाई, इन रंध्रों के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे रंध्र होते हैं। इन रंध्रों की सहायता से वायु में जो फैली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन रंध्रों के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। और पत्तियों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज लवणों की क्या है, आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उसके बाद पादपों में
पादपों में जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। तो जड़ें जो है वो मिट्टी से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण कर लेती हैं और भोजन जो है पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनता है, जिसके अंदर क्या चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज लवण चाहिए होते हैं। ठीक है भाई। तो उसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे आप देखिएगा कि तने में नली के समान वाहिकाएं होती हैं जिनके द्वारा जल तथा खनिज लवण पत्ती तक पहुँचते हैं। छोटी छोटी नलिकाएं, वाहिकाएं होती हैं जिनके द्वारा क्या खनिज लवण आगे पत्तियों तक पहुँच जाते हैं। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे पर्णहरित क्लोरोफिल कहते हैं। ये आपको सभी को पता है। क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है और इस ऊर्जा का उपयोग पत्तियां भोजन निर्माण में करती हैं। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे ऊर्जा को इकट्ठा करके इस ऊर्जा का उपयोग जो है पत्तियां जो है भोजन निर्माण में करती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। और अगर आप नीचे देखना चाहो तो ये आप देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है और सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, पर्णहरित में मिलता है। पर्णहरित यहाँ पे यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश है और जल ऑक्सीजन से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बन जाता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि पौधों में भोजन किस रूप में बनता है, तो आपको ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट्स रूप में बनता है। लेकिन यदि यहीं से पूछा जाए कि ये जो भोजन है पौधों में किस रूप में, इनका संचयन किस रूप में होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका पौधों में संचयन जो है वो किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है। पौधों में भोजन निर्माण जो है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होता है, लेकिन संचयन की बात करें तो किसके रूप में होता है, इनका संचयन, भोजन का संचयन किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, यहाँ पे कई बार स्टार्च परीक्षण से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टार्च आयोडीन से क्रिया करके नीले रंग प्रदान करता है और यह प्रक्रिया स्टार्च परीक्षण कहलाती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे आलू में स्टार्च होता है तो क्वेश्चन को घुमा के इस तरीके से पूछ लेता है कि आलू के अंदर यदि हम क्या है, आलू की क्रिया, आलू के ऊपर क्या है, हम आयोडीन की कुछ बूंदे डालें तो किस रंग का हो जाएगा, ये आप बताइए। तो वहाँ पे नीले रंग का हो जाएगा, क्योंकि आलू के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है और यदि स्टार्च की आयोडीन से क्रिया होगी तो वो नीला रंग देगा। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, हम स्टार्च परीक्षण कहते हैं। स्टार्च आयोडीन से क्रिया करके नीला रंग प्रदान करता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्टार्च परीक्षण कहलाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं परजीवी पादप। ठीक है, कुछ पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इस कारण ये अपना भोजन सव्य नहीं बना सकते। जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना भोजन सव्य नहीं बना सकते, तो जिसके कारण ये अपना भोजन सव्य नहीं बना पाते। और इसके कारण क्या है, ये किसी ना किसी पे क्या है, आश्रित रहते हैं। तो जैसे अमरबेल है, अमरबेल जैसे पादप जो अन्य वृक्ष अथवा पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, वह वृक्ष अथवा पादप जिससे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिनसे इनको भोजन मिल रहा है वो पादप क्या कहलाएगा, परपोषी, और ये जो भोजन ले रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, परजीवी। ठीक है भाई। तो अमरबेल इसका उदाहरण है, क्योंकि अमरबेल आपने देखी हो तो किसी वृक्ष के ऊपर होती है। ठीक है, इसकी जड़ वगैरह नहीं होती, अमरबेल ऊपर होती है वृक्ष के ऊपर, किसी भी वृक्ष के ऊपर तो लिपटी हुई होती है। तो वहीं से क्या है, उस वृक्ष से ही क्या है, ये अपना पोषण प्राप्त करती रहती है, क्योंकि इसके पास जड़ नहीं होती, खनिज लवण इसको मिट्टी से तो मिल नहीं सकते, तो पौधे से ही प्राप्त करती रहती है, जिस पौधे के ऊपर ये होती है, पेड़ के ऊपर होती है। ठीक है भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखना। अमरबेल जो है ये पूछा गया है, अमरबेल क्या है, परजीवी है, परपोषी है, क्या है, तो आपको ध्यान रखना परजीवी है। ठीक है भाई। ये जो अंडरलाइन किए हुए फैक्ट हैं ये आपको बढ़िया ढंग से याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है कीट भक्षी पादप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे पौधे जो जीवित रहने के लिए कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा लेते हैं, कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। यानी इनका मुख्य भोजन कीट होते हैं। जैसे इन पौधों के अंदर हमें नाम याद रखना हो तो ड्रोसेरा है, डायोनिया है, यूट्रिकुलेरिया है और घटपर्णी पादप है, जिसे हम घड़ा पादप भी कहते हैं, घटपर्णी पादप। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। इनमें आपको जो चारों एग्जाम्पल जो दे रखे हैं बढ़िया ढंग से इसको याद कर लेना है, इनसे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, घटपर्णी पादप। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पादप है या फिर कौन सा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मृतजीवी पादप। मृतजीवी में आप देखिएगा वे पादप जो मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी ये मृत पड़ी हुई वस्तुएं, सड़ी गली वस्तुएं, उनसे क्या है, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अधिकांश कवक इस श्रेणी में आते हैं। अधिकांश कवक जैसे कौन कौन से कवक हैं, म्यूकर और एगेरिक्स, ठीक है, आदि जो है मृतजीवी पादप हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। उसके बाद मोनोट्रोपा एक पुष्पीय पादप है जो मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, ये कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करता है, मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है, मोनोट्रोपा। और ये क्या है, पुष्पीय पादप है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सहजीवी। ठीक है भाई। तो सहजीवी में कुछ जीव जो हैं एक दूसरे के साथ रहकर भोजन, जल, पोषक तत्व व रहने का स्थान आपस में बांटते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जीवन को सहजीवन तथा साथ साथ रहने वाले
पादप जो है उनको क्या कहा जाता है, सहजीवी पादप कहते हैं। जैसे लाइकेन सहजीवन का प्रारूपिक उदाहरण है, जैसे लाइकेन है ये भी क्या है, सहजीवन बिताता है। और इस लाइकेन के अंदर दो प्रकार के पादप होते हैं, कौन कौन से, एक तो कवक और शैवाल। तो आपसे पूछा जाएगा लाइकेन में किन किन का सहजीवन होता है, कौन कौन से पादप इसके अंदर होते हैं। तो पहले आपको ध्यान रखना है कवक और शैवाल होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, कवक और शैवाल, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है, यहाँ पे आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। शैवाल में क्या होता है, शैवाल के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये अपना भोजन खुद बना पाता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। इसलिए क्या है, शैवाल जो है वो तो भोजन बनाता है, शैवाल भोजन बनाता है, और कवक क्या करता है, ये शैवाल जो है भोजन बना करके कवक को भी दे देता है, और कवक बदले में क्या करता है, इसको रहने के लिए, शैवाल को रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराता है, ठीक है भाई। तो ये दोनों साथ साथ रहते हैं, कवक इसे स्थान उपलब्ध कराता है और ये शैवाल इसे भोजन दे देता है। इस तरीके से दोनों जो है वो क्या है, सहजीवन के रूप में जीवन अपना व्यतीत करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, हम क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। ये कक्षा 6 के अंदर ही दे रखे हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सीधे हूबहू आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए कि मृतजीवी पादप है, मृतजीवी पादप कौन कौन सा है, नीम है, ड्रोसेरा है, म्यूकर है, अमरबेल है। तो ये आपको बताना है मृतजीवी इनमें से कौन सा है। तो आपको पता है, अभी आपने पढ़ा है कि म्यूकर जो है और अगेरिक्स जो है वो क्या है, मृतजीवी पादप कहलाते हैं, क्योंकि ये सड़े गले मृत पौधों से या वस्तुओं से क्या है अपना पोषण जो है वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, 3 सही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे पादप जो क्या है, ऐसे पादप जो भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरे पादप पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं। तो अभी आपको बताया कि वो क्या कहलाते हैं, ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरे पादप पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो आपको पता है वो क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। और परजीवी का एक उदाहरण भी आपको बताया है, कौन सा उदाहरण है, अमरबेल, ठीक है। ये आपको खास तौर पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि कीटभक्षी पादप नहीं है। तो यहाँ से पूछा गया ना, मैंने आपको कहा था ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, कीटभक्षी पादप नहीं है, ड्रोसेरा, डायोनिया, अमरबेल और यूट्रिकुलरिया, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो कीटभक्षी पादप नहीं है। तो ड्रोसेरा बिल्कुल है, डायोनिया बिल्कुल है, यूट्रिकुलरिया बिल्कुल है, अमरबेल जो है वो क्या है, परजीवी है, ठीक है। ये कीटभक्षी नहीं है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को शरीर में ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ये सभी जानते हैं, ठीक है। इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट है, ऐसे पादप जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन जो है वो सवय बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं। तो जो सवय बना रहे हैं उनको क्या कहते हैं, स्वपोषी पादप कहते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी आपको मालूम है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पादप के कौन से भाग में भोजन का निर्माण कार्य होता है, तने में, पत्तियों में, जड़ में, फूलों में। अभी आपको बताया था कि पत्तियों में भोजन निर्माण जो है होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये 4 नंबर जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अमरबेल क्या है, ठीक है। अमरबेल क्या है, अमरबेल जो है वो क्या है, अमरबेल जो है वो परजीवी है, परपोषी है, या सहजीवी है, या फिर स्वपोषी है। तो आपको बताना है कि अमरबेल जो है वो क्या है, परजीवी है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो जो है वो आपको बेहद पसंद आया होगा, और पादपों में पोषण में सिर्फ इतनी ही चीज़ें आती हैं जो आपको बढ़िया ढंग से क्लियर करके जानी है। अब हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है जो कक्षा 11th के अंदर दिया गया है उसको भी एक नज़र हम देख लेते हैं, ताकि वहाँ से भी कोई क्वेश्चन बने तो किस तरीके से हम उसे करेंगे वो थोड़ी अप्रोच भी हमें आनी। चलिए भी दोस्तों, अब हम कक्षा 11th में ये टॉपिक थोड़ा और विस्तार से दे रखा है, तो वहाँ से हमें इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन उठने की संभावना रहेगी। तो पादपों में पोषण जो है वो आपको बता दिया, 2 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, एक तो सूक्ष्म मात्रिक और दूसरा बृहद मात्रिक पोषक तत्व, ठीक है। तो उत्कों में इनकी मात्रा जो है वो 0.02%, ठीक है। ये वाली आप परसेंटेज याद रखिएगा, ये पहले वाली गलत है, 0.02% से कम होती है, ठीक है भाई। तो इससे क्या है, या फिर आप इसमें याद रख सकते हो शुष्क भार जो है कितना होता है, 10 mol प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो इससे क्या है, इसका शुष्क भार जो है वो कम ही होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। शुष्क भार क्या होता है, जब पौधा सूख जाता है तो उस समय उसका वेट जो होता है वो क्या कहलाता है, शुष्क भार कहलाता है। तो पौधों में खनिज की न्यूनतम सांद्रता जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो 10⁻⁸ ग्राम प्रति ml, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनमें वैसे चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप थोड़ा याद रखोगे। उदाहरण के लिए जो है आपको बताया है मैग्नीज है, ठीक है, और मोनिब्लेटिनम है, निकल है, क्लोरीन है, बोरान है, फेर्स है, ठीक है, आयरन है यानी, और कॉपर है और जिंक है, ठीक है। ये सारे के सारे तत्व जो हैं वो क्या है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखिएगा, इनमें से यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे जो अधिक मात्रा में आवश्यक, क्योंकि यह आयंस के रूप में अधिक मात्रा में यदि आपसे मान लीजिए पूछा जाए, ठीक है, ये आयंस के लिए तो इसके लिए लिखा हुआ है अखनिज तत्वों को। यहाँ पे आप देखिएगा, यदि आपसे इन सभी तत्वों में भी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा जो पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना Fe जो है वो अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। Fe जो है पौधों की अधिक मात्रा के लिए आवश्यक है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। इन सभी में भी ज़्यादा पूछा जाए तो Fe नाम आएगा, ठीक है। अब इसकी ट्रिक याद रखो, तो मन, मोहनी, कॉल बैक, फेंकू जान, ठीक है, ये एक ट्रिक मैंने बनाई थी, इस ढंग से इसे याद किया था। तो मन, MN से मन मैंने बनाया, और मोहिनी तो यहाँ पे MO, मोहिनी, NI तो मोहिनी यहाँ से बना दिया, और कॉल से मैंने बनाया यहाँ पे Cl यानी क्लोरीन, और बैक से मैंने बनाया बोरान, और फेंकू FeCu तो ये फेंकू बन गया, इससे मैंने फेंकू बनाया था, फेंकू FeCu, ठीक है, और जान से Zn मैंने बना दिया था। तो इस तरीके से मेरा याद रखने का तरीका रहा है, आप जैसे भी याद करो ये तत्व आपको याद होने चाहिए। उसके बाद अखनिज तत्व जो है वो क्या होते हैं, CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको क्या कहा जाता है, अखनिज तत्व कहा जाता है, क्योंकि यह आयंस के रूप में अवशोषित नहीं होते। तो ये पौधे जो है ना, कई तत्व तो ऐसे होते हैं जिनको आयंस के रूप में ये ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन ये आयंस के रूप में नहीं मिलते, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अखनिज तत्व कहा जाता है, ठीक है, CH और O, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और लाभदायक परंतु अनिवार्य नहीं, मतलब लाभदायक तो हैं, ऐसे भी तत्व होते हैं जो लाभदायक हैं पौधों के लिए, लेकिन अनिवार्य नहीं है कि वो होने ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे Si, ठीक है, यानी सिलिकॉन है, सेलेनियम है, CO यानी कोबाल्ट है, और Na सोडियम है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक इसकी ट्रिक आप याद रखना चाहिए, सीसे को ना, ठीक है, सीसे को ना, तो ये Si और Se से सीसे बन गया, और CO को बन गया, और Na से ना बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप जैसे भी याद रखना चाहो, बस आपको याद होना चाहिए। हम ज़्यादा टाइम ना लेकर के हम आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट है बृहद मात्रिक। तो मात्रा जो है इनकी 0.2% से लेकर के 4% तक हो सकती है, ठीक है, और इनका शुष्क भार 10 m मोल प्रति किलोग्राम से अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, मतलब इनका भार होता है। और यदि इनमें तत्व देखे जाएँ कौन कौन से आते हैं, तो एक तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन है, ठीक है, फास्फोरस है, सल्फर है, और कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये सारे के सारे तत्व क्या है, बृहद मात्रिक पोषक तत्व हैं। और इनकी ट्रिक आप याद रखना चाहो तो चोन, पैसा, कार मांगी, ठीक है, चोन, पैसा, कार मांगी। तो यहाँ पे चोन CHON यानी ये आपको याद रह जाएगा, इससे चोन, ठीक है, ये 4 तत्व, और PS से पैसा, और CA से कार, और MG से मांगे, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखना चाहो तो चोन, पैसा, कार मांगे। और कार कौन मांगेगा, कार मांगेगा जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, ठीक है, बृहद मात्रिक। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये बृहद मात्रिक वाली ट्रिक है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए CH और O ये जल व वायु से CO2 के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि जल और वायु से, ठीक है, CO2 के रूप में, या जल से प्राप्त होने वाले तत्व, या CO2 से प्राप्त होने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो आपको 3 तत्वों के बारे में ध्यान रखना है। CH और O ये सारे के सारे क्या जल और वायु से प्राप्त होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है बृहद मात्रिक जो पोषक तत्व हैं, इनको दो भागों में आगे बांटा गया, प्राथमिक या फिर इनको क्रांतिक तत्व भी कहा जाता है, और द्वितीयक यानी इनको द्वितीयक तत्व भी कहा जाता है। तो प्रारंभिक या प्राथमिक या क्रांतिक तत्वों के अंदर NPK, ठीक है, NPK आ जाएंगे, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, और कौन सा, पोटेशियम आ जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पे आ जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आप थोड़ा और भी ध्यान रखोगे कि नाइट्रोजन जो है वो सावर्धिक अनिवार्य तत्व है, ठीक है, और सावर्धिक अनिवार्य खनिज तत्व है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो सावर्धिक अनिवार्य खनिज तत्व है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सामान्य सावर्धिक पोषक तत्व यदि पूछा जाए तो Fe+2, ठीक है, ये आयंस के रूप में मिलता है, इसलिए कौन से आयंस के रूप में ग्रहण किया जाता है, Fe+2 आयंस के रूप में ग्रहण किया जाता है। और यह जो है पर्णहरित का घटक नहीं है, परंतु क्लोरोफिल निर्माण में सहायक है। यानी ये पर्णहरित का घटक तो नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल निर्माण के अंदर सहायक है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। क्लोरोफिल निर्माण में कौन सा तत्व सहायक है, Fe+2 आयंस जो है ये सहायक होता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, हाइड्रोपोनिक्स है क्या, तो मृदा की अनुपस्थिति में, यानी यहाँ पे मिट्टी नहीं होती, मृदा की अनुपस्थिति में पादपों को पोषक विलयन में उगाना, ठीक है। पोषक जो है यानी इन तत्वों का क्या है, एक विलयन बनाया जाता है, उन विलयन में इनको उगाया जाता है। तो क्या कहलाती है ये क्रिया, हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है मृदा की अनुपस्थिति में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि सक्रिय गतिशील तत्व आपसे पूछा जाए तो 3 है, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और पोटेशियम, ठीक है। तो मांगा न कर, ठीक है, मांगा न कर, ठीक है, मांगना बुरा होता है ना, इसलिए मांगा न कर। तो ये क्या होता है, सक्रिय गतिशील तत्व, मतलब मांगा न कर, सक्रिय रहा कर, सक्रिय मतलब काम किया कर।
ठीक है। तो मांगानकर MgNK, मांगानेकर, ठीक है। तो यहाँ से बना दिया इसकी ट्रिक। अगतिशील तत्व जो है कैल्शियम और सल्फर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो है कुछ आ जाता है हमारे पास चलायमान तत्व, चलायमान तत्व और अचलायमान तत्व, ठीक है भाई। तो ये 2-3 चीज़ें आपको और एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है। तो चलायमान तत्व क्या होता है, ये क्या है, पौधे के प्रौढ़ भाग से तरुण भाग की ओर गति करते हैं। पौधे के प्रौढ़ भाग से तरुण भाग की ओर गति करते हैं। जैसे यहाँ पे MONI, ZN, MG और NPK, ये सारे के सारे तत्व जो हैं वो कौन कौन से तत्व हैं, चलायमान तत्व हैं, ठीक है भाई। मुनि जी मांगे NPK, तो MONI, ZN और MG NPK से ट्रिक बना दी, मुनि जी मांगे NPK, ठीक है। ट्रिक आप याद ना रखना चाहो, आप सीधे जैसे भी मैंने कहा याद कर सकते हो, इसको याद करना है, ठीक है। अचलायमान तत्व क्या होते हैं, प्रौढ़ से तरुण की ओर ये गतिशील नहीं होते, ठीक है। ये तो गति करते हैं इसलिए इनको चलायमान, और ये गति नहीं करते पौधों के अंदर, तो इसलिए इन्हें अचलायमान कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर B, S, Ca, CO और Fe, ठीक है, यानी बोरान, सल्फर और कैल्शियम है, कोबाल्ट है और Fe यानी आयरन है, फिर से। तो बस कर कॉफ़ी, ठीक है, BS से बस, Ca से कर और कॉफ़ी, ये लिखा हुआ आपको दिख ही रहा है। और आपसे पूछा जाए कि संरचनात्मक तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम का नाम आएगा, कौन सा, कैल्शियम, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब देखिएगा, यदि क्या है पौधों में इन तत्वों की कमी हो जाए तो पौधों में क्या है कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, या फिर उनमें जो कोशिका के अंग हैं, ठीक है, उनका निर्माण जो है वो बढ़िया ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई। इसके कारण क्या है रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे CH और O यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों के तीनों तत्व जो है कोशिका भित्ति के निर्माण में काम आते हैं और जीव द्रव्य के निर्माण में काम आते हैं, ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में काम आता है। यदि नाइट्रोजन की पौधों में कमी हो जाए तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यदि क्या है सल्फर की कमी हो जाए तो यदि सल्फर जो है वो क्या है प्रोटीन और जीव द्रव्य के निर्माण में काम आता है। और ये क्या है जड़ शाखीय वृद्धि और बीज निर्माण और दालों में, जड़ों में गांठ निर्माण के अंदर ये सल्फर जो है ये काम आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और P जो है यानी फास्फोरस जो है वो कोशाओं व बीज निर्माण के काम आता है। और K जो है पोटेशियम जो है ये पौधों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है और पत्तियों में अंगमारी रोग हो जाता है यदि इसकी कमी हो जाए तो, यानी पोटेशियम की कमी होने से पत्तियों में अंगमारी रोग उत्पन्न होता है। और यदि कैल्शियम जो है वो DNA RNA को प्रोटीन से संयुक्त करने में और क्रोमोसोम के निर्माण में और वसा संश्लेषण में और कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो अम्लों के परिवहन में काम आता है, ठीक है। कैल्शियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है DNA RNA को प्रोटीन से संयुक्त करने में, जोड़ने में, और क्रोमोसोम के निर्माण में कौन सा तत्व काम आता है, तो क्रोमोसोम यानी Ca, ठीक है भाई। और वसा संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो अम्ल के परिवहन में ये काम आता है। और उसके बाद मैग्नीशियम है प्रकाश संश्लेषण, और इसकी कमी हो जाए तो पौधों के अंदर क्या है हरिमहीनता रोग हो सकता है। कौन सा रोग हो सकता है, हरिमहीनता रोग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि यदि Fe की कमी हो जाए तो श्वसन क्रिया और क्रेब्स चक्र में बाधा उत्पन्न होती है, यानी ये पौधों में श्वसन के लिए उत्तरदायी है। Fe जो है श्वसन क्रिया और क्रेब्स चक्र के लिए उत्तरदायी है। और यह जो है जीव द्रव्य क्रोमेटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। और क्लोरोसिस, इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, क्लोरोसिस रोग होता है या हरिमहीनता के लिए उत्तरदायी है, ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मैग्नीज जो है क्लोरोफिल निर्माण के अंदर काम आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आपसे पूछा जाए इसमें से क्या बनेगा तो मैग्नीज बनेगा Mn। ये क्या है क्लोरोफिल निर्माण के अंदर काम आता है। और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने के अंदर भी काम आता है। और इसकी कमी से पत्तियों का रंग जो है वो भूरा हो जाता है, भूरी सी पत्तियाँ हो जाती हैं, ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात इसमें और ध्यान रखोगे, ये क्लोरोफिल निर्माण में काम आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्नीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो मटर का मार्श रोग जो है वो किसके कारण होता है, तो वो भी मैग्नीज तत्व की कमी के कारण होता है, ठीक है। Mn की कमी के कारण मटर का मार्श रोग होता है। M से मटर बनता है, M से मटर में मैं से स्टार्ट होता है, और मैं जो है M से यदि हम इसे लिखना चाहें तो ये भी M से स्टार्ट हो रहा है। इसको आप इस तरीके से जोड़ के आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और हैं हमारे पास तत्व जो कि इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें याद करने हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर जो है एंजाइमों में उपस्थित होता है, ठीक है, और इसकी कमी से भी हरिमहीनता रोग होता है। कॉपर की कमी से एक जो बढ़िया रोग है वो आपको याद रखना है, ठीक है, बढ़िया नहीं है वैसे लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। नींबू का डाइबैक रोग जो है वो किसके कारण होता है, तो वो किसके कारण हो रहा है, कॉपर की कमी के कारण हो रहा है। और जेडन यानी जिंक, इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में कौन सा तत्व काम आता है, तो जेडन काम आता है। और इसकी कमी से पत्तियां छोटी, फल के
विकास में क्या है, बाधा उत्पन्न होती है। और यदि ZN की कमी से पूछा जाए कौन सा रोग होता है, तो धान का खैरा रोग, ठीक है, जिसे हम लिटिल लीफ रोग भी कहते हैं, लिटिल लीफ रोग, ठीक है। धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है, ZN की कमी के कारण होता है। और उसके बाद देख लीजिए आप बोरान। बोरान जो है वो क्या है, शक्कर के ट्रांसलोकेशन के लिए काम आता है, और इसकी कमी से पौधों के शूट टिप नष्ट हो जाते हैं। शूट टिप मतलब जो ऊपर नुकीली एक पत्तियां होती हैं, उनके ऊपर क्या है, जो ऊपर अंकुरित होती हैं, तो उसके ऊपर एक नुकीली सी शाखाएं निकलती हैं, आप कह सकते हो, वो शूट टिप जो है वो नष्ट हो जाती हैं। MO नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के निर्माण में काम आता है, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म। और ये जो रोग है फूल गोभी, पत्ता गोभी में क्या है, वी पटेल रोग उत्पन्न करता है, ठीक है भाई। MO जो है, MO जो तत्व है, ये क्या करता है, फूल गोभी और पत्ता गोभी में वह पटल रोग उत्पन्न करता है। तो खास तौर पे आपको यहाँ पे याद रखना है, कॉपर से कौन सा रोग होता है, नींबू का डाइवेक रोग, जिंक से कौन सा रोग होता है, धान का खैरा रोग, और एक जो है आपको यहाँ पे मैग्नीज आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, मटर का मार्श रोग होता है, और क्लोरोफिल निर्माण के अंदर काम आता है, ठीक है भाई। तो यदि ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो बाकी आपको चीज़ें स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि कक्षा 6 से 8वीं तक आपका जो सिलेबस का पेपर है वो वहीं से ज़्यादा बनेगा। लेकिन ये भी कई बार क्या है, क्वेश्चन कुछ हटके पूछ लिए जाते हैं, यदि वो हटके पूछना चाहेगा तो इनसे बाहर नहीं जा सकता, ठीक है भाई। इसलिए मैंने थोड़ा आपको डिटेल से बता दिया। और यदि ये टॉपिक वापस से आता है हमारे क्या है, जो मेन पेपर होगा इस रीट का 3rd ग्रेड का, तो उसके अंदर ये टॉपिक आपको इस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो क्योंकि ये कक्षा 11th की बुक में दे रखा था, तो मैंने सोचा कि इसको पढ़ा ही देते हैं। तो क्योंकि मैं भी पढ़ के गया था, तो आपको भी पढ़ा दिया ताकि कुछ भी चीज़ें मिस ना हो, ठीक है भाई। तो उम्मीद है कि ये आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट करिए, ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए